हाँ जी, अब आपके साथ हम नेक्स्ट साइंटिफिक टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दीज टेक्निक्स आर गिवन बाय टेलर। ठीक है, तो आइए जो नेक्स्ट टेक्निक है आपके साथ डिस्कस करना है वो है वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी के अंदर 4 स्टडीज आती हैं, फैटिग्यू स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। अगर बात करें वर्क स्टडी की, तो वर्क स्टडी का जो फोकस एरिया होता है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेजेस। जितने भी हम वेस्टफुल काम कर रहे हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, वेस्टेज टाइम कर रहे हैं, यानी जिस भी टाइप का वेस्टेज है उसे एलिमिनेट होना चाहिए, इस पर्पज से वर्क स्टडी की जाती है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेजेस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनका भी बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास 4 स्टडीज हैं वर्क स्टडी के अंदर। पहला है फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू स्टडी की अगर बात करें देन फैटिग्यू वर्ड रिलेट्स टू टायर्डनेस। ठीक है, देखिए ये जो वर्ड है फैटिग्यू, इट रिलेट्स टू टायर्डनेस। ठीक है, टायर्डनेस यानी जब एक एम्प्लॉय थक जाता है तो उसकी एफिशिएंसी, उसका जो काम करने की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो हमें ये इवेलुएट करना होता है, ये स्टडी करना होता है वेरिंग फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस कि किस काम में कितनी देर तक एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो फैटिग्यू स्टडी के अंदर हम इसी चीज को स्टडी करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसे रेगुलर इंटरवल्स पर या किस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कितने उसे ब्रेक्स देना चाहिए। ठीक है, उसे कितने देर का रेस्ट देना चाहिए। फैटिग्यू स्टडी इस चीज से रिलेट करती है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं कि जो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, ठीक है, जो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, उस समय उससे काम ना करवाया जाए, इस पर हम फोकस करेंगे यहाँ फैटिग्यू स्टडी में। मेथड स्टडी में हम डिस्कस करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट है हमारी जॉब के लिए, हमारे वर्क के लिए। ठीक है, और वो बेस्ट मेथड हम चूज करते हैं। कैसे चूज किया था एक बार हम दोबारा भी डिस्कशन करेंगे इस पर डिटेल में। ठीक है, इसके बाद टाइम स्टडी की बात आती है। टाइम स्टडी का मतलब हमारे पास ये है कि हम यहाँ स्टडी करेंगे कि हमारी किस एक्टिविटी में, किस जॉब में कितना समय लगना चाहिए। ठीक है, किसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अगर अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको भी एलिमिनेट किया जाएगा, उसको भी हटाया जाएगा। वेस्टफुल एक्टिविटीज अगर कोई हो रही हैं उनको भी हटाया जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या करती है, अगर हम हमारे एम्प्लॉइज को अननेसेसरी मूवमेंट्स करनी पड़ रही हैं, ठीक है, देन दैट इज अ वेस्टेज ऑफ आवर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अननेसेसरी उसकी मूवमेंट्स हो रही हैं, उसके कारण उसका समय खराब हो रहा है एंड दैट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय इज अ कॉस्ट टू अस। ठीक है, उसका समय हमारे लिए तो कॉस्ट आती है, हमें उसे सैलरी पे करनी पड़ती है, वेजेस पे करनी पड़ती हैं। तो हम देखते हैं कि उसके मोशन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, वो अननेसेसरी मूवमेंट्स तो नहीं कर रहा है, एक सामान को लेने के लिए उसे बहुत दूर तो नहीं जाना पड़ रहा है जो उसे फ्रिक्वेंटली चाहिए। इस टाइप की बातें हम मोशन स्टडी में करते हैं। तो वन बाय वन देखें, सबसे पहले फैटिग्यू स्टडी को देखें। फैटिग्यू स्टडी मैंने आपको बताया दैट वर्ड फैटिग्यू रेफर्स टू टायर्डनेस। जब एक इंसान थक जाता है, एक एम्प्लॉय थक जाता है, उस चीज के ऊपर स्टडी की जा रही है ये। ठीक है, तो फैटिग्यू स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं जी, इट इज कंडक्टेड टू सेट अप रेस्ट इंटरवल्स। ठीक है, ये स्टडी क्यों की जाती है, क्यों कंडक्ट की जाती है, ताकि हम रेस्ट इंटरवल्स को सेटअप कर सके, एस्टैब्लिश किया जा सके, रेस्ट इंटरवल्स दिए जा सके, कब कब देना है, ये सारी चीजें यहाँ डिसाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा, जब रेस्ट इंटरवल्स की बात आएगी तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। ठीक है, कौन कौन से रेस्ट इंटरवल होंगे, जैसे लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कितने इंटरवल्स होंगे। दूसरा, जो भी इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी बार दिया जाएगा। ठीक है, जैसे लंच ब्रेक तो एक ही बार दिया जाता है, ठीक है, टी ब्रेक दे दिया आपने, इसके अलावा भी ब्रेक्स मिलते हैं आपको, जैसे नॉर्मली पता है कि एम्प्लॉय को भाई पानी पीने जाना है, वॉशरूम वगैरह जाना है, तो उस टाइप के लिए ब्रेक्स मिलते हैं उनको। तो वो ब्रेक क्यों दिए जाते हैं, उनका क्या पर्पस है, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात ये कि ड्यूरेशन क्या होगा रेस्ट इंटरवल्स का। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो इम्पोर्टेंट बात ये है, ये देखा जाता है कि किस समय एम्प्लॉय की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। जब वो स्टार्टिंग में आता है तो उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, वो थका हुआ नहीं है, बट आफ्टर अ टाइम ग्रेजुअली उसका जो एनर्जी लेवल है डाउन होता है,
चाहे आप फिजिकली कहें या मेंटली कहें, तो उन चीजों को स्टडी करते हैं हम लोग, और हम देखते हैं कि कब कब उसे इंटरवल्स देने चाहिए, ब्रेक्स देने चाहिए, रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो फैटिग स्टडी आई होप आपको समझ में आया होगा हम यहाँ पर क्या करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है जी मेथड स्टडी। ठीक है, यानी हम कौन सा मेथड फॉलो करें। ठीक है, अगर मेथड फॉलो करने की बात करें तो हम कहेंगे जी हमें बेस्ट मेथड यूज करना है, जो हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा, ये कैसे चूज करेंगे या ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, चाहे मेथड किसी काम को पूरा करने के लिए है, किसी जॉब को पूरा करने के लिए, किसी एक्टिविटी को करने के लिए, तो वो मेथड सबसे अच्छा होगा जहां पे हमारा कम से कम कॉस्ट आए और मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा मेथड अच्छा होगा जहां पे हमारी कॉस्ट कम से कम हो और हमारे पास मैक्सिमम बेनिफिट्स आए। मैक्सिमम बेनिफिट्स की बात हम करें तो देखिए, मैंने यहीं से अंडरलाइन भी करा देता हूँ, मेथड स्टडी में आपको, हमें ये स्टडी हम क्यों करते हैं, टू फाइंड, पता लगाने के लिए कि बेस्ट मेथड हमारे लिए कौन सा है या तरीका कौन सा है टू परफॉर्म आवर वर्क। ठीक है, नाउ while selecting the method, अब जब हम मेथड सेलेक्ट करते हैं then we keep in consideration, हम क्या कंसिडर करते हैं, that it involves minimum cost and maximum utilization of resources. Now important to understand maximum utilization of resources. देखिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं वो कर लो, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास रिसोर्स है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज जो हो सकता है आपको करना है, यानी उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं होगा कि हम मैक्सिमम से ये समझें कि भैया जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास उन्हें कंप्लीटली यूज कर लो, मैक्सिमम यूज कर लो। यहाँ मैक्सिमम यूज से मतलब है कि उनका बेस्ट पॉसिबल यूज होना चाहिए, उनका पूरा यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने रिसोर्स को यूज किया, बाकी जो बच गया रिमेन को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया या यूज नहीं किया, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल अगर बात करें तो हम। ठीक है ना, अब ये सब हम क्यों करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, मिनिमम कॉस्ट की बात करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जो प्रोडक्ट आउटपुट जो निकले वो हम उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो हम ये क्यों करते हैं, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी मिले और हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो। चलिए, तो ये मेथड स्टडी की बात आ गई। अब मेरे पास टाइम स्टडी और मोशन स्टडी और बचा है, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू था, एक बार तो मैंने सोचा था यहाँ पर भी लिख दें, बट मैंने कहा चलो ठीक है, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ और फिर इसके आगे टाइम एंड मोशन स्टडी को हम गो थ्रू करेंगे। तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिए एक बार। हाँ जी, तो आप लोगों ने फैटिग्यू स्टडी एंड मेथड स्टडी हमारे साथ समझ लिया। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो सारे ही वर्क स्टडी के पार्ट हैं। सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करें आपके साथ टाइम स्टडी के साथ। देखिए, टाइम स्टडी मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे हमें टाइम को स्टडी करना होता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है, हमारा जो वर्कर है, वो कहाँ पर कितना समय दे रहा है। हम स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि वेस्ट एलिमिनेट हो सके। तो आइए देखें टाइम स्टडी को। देखिए, टाइम स्टडी की अगर बात करें तो टाइम स्टडी का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का, एक मिनट। हाँ, तो जो टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव हमारा है, वो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए है टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब। ठीक है, किसी काम को पूरा करने के लिए आइडियली कितना समय लगना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड टाइम स्टडी का पहला ऑब्जेक्टिव ये है। तो हम स्टैंडर्ड टाइम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम देख सके कौन एम्प्लॉय, कौन वर्कर अंडर परफॉर्म कर रहा है,
कौन एक्सेलेंट परफॉर्म कर रहा है या कौन एवरेज परफॉर्म कर रहा है। तो इस बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये होता कैसे है स्टैंडर्ड टाइम आइडेंटिफिकेशन, ये किस तरीके से निकाला जाता है। हम क्या करते हैं, एक एवरेज एम्प्लॉय को मॉनिटर करते हैं, उसे काम दिया जाता है और उसे रिपीटेटिव टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स उस काम को कराया जाता है और एक एवरेज निकाला जाता है कि ऑन एन एवरेज वो उस काम को कितनी देर में कर लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम उसे कितना लगा एक काम को करने में, उसे हमने क्या कह दिया जी, स्टैंडर्ड टाइम है वो। नेक्स्ट हमारे पास है टू सेटअप स्टैंडर्ड टारगेट। स्टैंडर्ड टारगेट की बात कही गई। स्टैंडर्ड टारगेट का मतलब क्या है जी, स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें हम टारगेट्स देते हैं कि लेट्स सपोज डेली आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो ये 100 यूनिट्स का जो टारगेट दिया जाएगा ये कैसे दिया जाएगा। हम ऑन एन एवरेज हमारे एक एवरेज एम्प्लॉय को बोलेंगे कि भैया आप इस काम को कीजिए, यानी हम उसे मॉनिटरिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कंटिन्यूसली, लेट्स सपोज फॉर 100 टाइम्स कि वो ऑन एन एवरेज कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेता है। तो हमें पता लगेगा ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक स्टैंडर्ड बना गया। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड हम बाकी अपने एम्प्लॉयज को भी देंगे, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज हमारे क्या होते हैं, वो एफिशिएंट हैं, कुछ इनएफिशिएंट होते हैं, तो एफिशिएंट तो कर लेंगे, इनएफिशिएंट को उस लेवल तक लेकर आने के लिए, ताकि जो हमारा कॉस्ट आ रही है उनके ऊपर वो हम रिकवर कर सकें, वो अंडर परफॉर्म ना करें, वो भी अच्छे से परफॉर्म करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। इसके लिए हम हमारे वर्कर्स को, हमारे एम्प्लॉयज को क्या देते हैं, स्टैंडर्ड टारगेट्स भी देते हैं। तो ये भी टाइम स्टडी के अंदर निकलता है कि स्टैंडर्ड टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, देन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब। अगर किसी जॉब को परफॉर्म करना है तो उसमें कितने वर्कर लगेंगे। ठीक है, ये भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक एक्टिविटी है, एक वर्क है, एक टास्क है, उसमें आपने कितने एम्प्लॉयज को असाइन करना है, ये भी एक मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो साइंटिफिकली इस चीज को हम समझते हैं यहाँ पर टाइम स्टडी के अंदर, और हम यहाँ भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कि हम एक एक्टिविटी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगाकर देखते हैं। लेट्स सपोज 5 लगाकर देखेंगे, 6 लगाकर देखेंगे, 7 लगाकर देखेंगे, तो कहां पर ज्यादा एफिशिएंसी आ रही है। तो जहां ज्यादा एफिशिएंसी आ रही है, काम जहां अच्छे से पूरा हो रहा है, उसे हम कहते हैं दैट इज वी हैव टेकन ए स्टैंडर्ड, कि भैया इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो हमने स्टैंडर्ड ले लिया, यानी आगे से हम उतने ही एम्प्लॉय उसमें डिप्लॉय करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइम स्टडी का ही पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स इनटू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। हम अपने वर्कर्स को इन चीजों के बेसिस पर, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, स्टैंडर्ड टारगेट्स कितने दिए जाते हैं, इन बेसिस पर हम अपने एम्प्लॉयज को क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, सब डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। एक तो है एफिशिएंट और एक है इनएफिशिएंट कैटेगरी। यानी एफिशिएंट लोग वो हैं जो स्टैंडर्ड टाइम में काम पूरा कर लेते हैं, स्टैंडर्ड टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, उन्हें हमने क्या कहा, वो हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं। उसके बाद हम इनएफिशिएंट, जो कि ये पूरा नहीं कर पाते, स्टैंडर्ड टाइम में काम नहीं कर पाते, स्टैंडर्ड टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज, और उन्हें इस कैटेगरी में डालते हैं। अब हम अपने इस काम को करने के बाद, ये टाइम स्टडी करने के बाद, हमारे जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ताकि वो भी इनएफिशिएंट से एफिशिएंट एम्प्लॉय बन पाए। ठीक है, तो टाइम स्टडी का ये ऑब्जेक्टिव है, और ये सारी चीजें, ये चारों के चारों हमारे वर्क स्टडी के अंदर आते हैं। और वर्क स्टडी का आपको मैंने बताया मेन फोकस ही है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज पर, कि जो वेस्टेज हो रहा है उसे एलिमिनेट किया जाए। इसके बाद हम मोशन स्टडी को रीड करेंगे, एक बार समझ लेंगे डिटेल में मोशन स्टडी को भी। तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो आप मोशन स्टडी को अगर देखें तो मोशन स्टडी में मैंने आपको कहा था, यहां पर मोशन स्टडी के अंदर हम जो हमारा एम्प्लॉय अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहा है, अनवांटेड मूवमेंट्स जो कर रहा है, उन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, ताकि हम उसका ऑप्टिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें, उसका पूरा यूज ले सकें, हमारे वर्कर का, हमारे एम्प्लॉय का, उसका समय बचे इन चीजों से। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर कहा है
द मोशन स्टडी इज कंडक्टेड टू एलिमिनेट, हम यहाँ पर इस स्टडी को क्यों करते हैं, ताकि हम एलिमिनेट कर सकें, क्या एलिमिनेट कर सके, अननेसेसरी मूवमेंट्स, जो वो अननेसेसरी बगैर काम की मूवमेंट्स हो रही हैं उसकी, जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, उनको हम हटा सकें। ठीक है, अब इस एलिमिनेशन के प्रोसेस में हम किस तरीके से काम करते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इस एलिमिनेशन के लिए, तो देखिए हम प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं, ये देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है दैट वी हैव टू मॉनिटर द मूवमेंट्स ऑफ आवर एम्प्लॉइज, वी हैव टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ आवर एम्प्लॉइज, हम अपने एम्प्लॉय की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं उस समय जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनकी मूवमेंट्स को देखते हैं कि कहां पर एम्प्लॉय अनप्रोडक्टिव काम कर रहा है, कहां पर उसको जाना जरूरी नहीं था पर उसे जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उसका ऑब्जर्वेशन होता है, उसे मॉनिटरिंग की जाती है उसकी। ठीक है, मॉनिटरिंग की गई। अब मॉनिटरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स आर आइडेंटिफाई। तो यहां पर अगला हमने क्या किया, पहले तो हमने उसे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से काम उसके प्रोडक्टिव हैं और कौन कौन से काम उसके प्रोडक्टिव नहीं हैं। ठीक है, यानी अनप्रोडक्टिव चीजों को भी आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोडक्टिव को भी आइडेंटिफाई कर लिया। और जैसे ही आपने अनप्रोडक्टिव को आइडेंटिफाई कर लिया, आप अगला स्टेप क्या ले सकते हैं, आप अगला स्टेप ये ले सकते हैं कि आप जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स थे उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। आप स्टेप्स ले सकते हैं कि किस तरीके से वो अनप्रोडक्टिव जो मूवमेंट्स हैं उन्हें हटाया जा सकता है, उन्हें रिमूव किया जा सकता है, उन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये हमारे सारे पार्ट हो गए वर्क स्टडी के, जिसके अंदर हमने 4 स्टडीज समझी, फैटिग्यू स्टडी, मोशन मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो आप इन्हें एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले टेक्निक पर चलेंगे। ठीक है, ये हमारी एक टेक्निक पूरी हो गई है, वर्क स्टडी। हाँ जी, तो आपके साथ हम नेक्स्ट टेक्निक कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये हमारा साइंटिफिक टेक्निक्स में 4th टेक्निक है, जहां पर हम बात करते हैं हमारे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज के बीच में डिफरेंशिएट करने का इन टर्म्स ऑफ रेट। यानी जो अच्छे एम्प्लॉय हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं, उनको हम क्या करेंगे, उन्हें हम हायर रेट ऑफ वेजेस देंगे, और जो हमारे इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें हम लोअर रेट ऑफ वेजेस देते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मोटिवेटर की तरह काम करता है, क्योंकि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें कम वेजेस मिलेंगी तो वो भी अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है, बिकॉज मनी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर। आपको अगर ज्यादा अर्न करने के लिए मिलेगा, अगर आप अच्छा काम करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल ट्राई एंड इंप्रूव। सो इंपॉर्टेंट मोटिवेटर है ये। आइए वन बाय वन गो थ्रू करें डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को। देखिए जी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है, यानी वेजेस जो होंगी यहाँ पर डिफरेंट होंगी हमारे एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, ये पीस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि हम यूनिट वाइज देते हैं, जो टारगेट्स देते हैं उसके हिसाब से अलग अलग यूनिट वाइज रेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम की बात करें, देन द सिस्टम एम्फसाइजेस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट्स, ठीक है, ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो आपके जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके लिए डिफरेंट रेट होगा, जो आपके इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके लिए डिफरेंट रेट होगा। ठीक है, नाउ इन दिस मेथड और सिस्टम, दिस मेथड और सिस्टम एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर। ये आपको मैंने बताया कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर की तरह काम करता है फॉर वर्कर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो एफिशिएंटली, जो अच्छे से काम करेंगे, उन्हें स्टैंडर्ड वेज रेट, जो रेट तय किया गया है वेजेस का, उससे ज्यादा मिलने वाला है। और जो अच्छे से काम नहीं करेंगे उन्हें वेज रेट नॉर्मल से भी कम मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है उन लोगों के लिए जो काम सही से नहीं कर रहे, यानी अब सब लोग एफिशिएंटली काम करना शुरू करेंगे। नाउ इन दिस सिस्टम स्टैंडर्ड वेज रेट इज डिटरमाइंड। तो यहां पर क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड वेज रेट आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, डिटरमाइन कर लिया जाता है।
ठीक है, लेट्स सपोज आपको पर यूनिट 100 रुपीज मिलेंगे एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड रेट। अगर स्टैंडर्ड से ऊपर बनाते हैं तो आपको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो आपको 10% डिक्रीज हो सकता है, 20% डिक्रीज हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज पॉलिसी इसे आप रेट्स और जो हायर एंड लोअर के लिए है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो वर्कर्स हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट जैसा मांगा है बिल्कुल वैसे का वैसा ही या उतने का उतना ही दे रहे हैं, ठीक है। हमने टारगेट दिया उन्हें डेली 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, तो जो 100 यानी पूरा टारगेट पूरा कर रहे हैं उन्हें हम क्या देंगे, उन्हें हम पेमेंट करेंगे एज पर स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि उन्होंने टारगेट जो आउटपुट था, स्टैंडर्ड आउटपुट था, वो मेंटेन कर लिया, वो पूरा कर लिया। वहीं हमारे पास ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो बिलो स्टैंडर्ड हैं, जो हमने स्टैंडर्ड जो रखा था 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का जो टारगेट दिया था उनको, अगर वो उससे नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका एफिशिएंसी लेवल कम है, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें जो पे करेंगे दैट विल बी लेस देन द स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। उनको पेमेंट जो है स्टैंडर्ड रेट से कम रेट से मिलेगी। इसके बाद अगर हमारे पास ऐसे एम्प्लॉइज हैं those who are producing or produces above standard means more than the standard, more than standard or the target, then they are paid higher than the standard rate, ठीक है। तो 3 रेट्स हमने बना दिए, एक तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड से ज्यादा और एक स्टैंडर्ड से कम, तो तीनों के लिए अलग अलग वेज रेट होंगे। इसीलिए नाम भी क्या रखा गया है, डिफरेंशियल, यानी डिफरेंट पीस वेज सिस्टम के हिसाब से देखा गया है इसको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, इसीलिए हमने इसे नोट की तरह आपको दिया है कि ये जो टेक्निक है, टेलर के ने जो टेक्निक दी है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ, ये वायलेशन है ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी गिवन बाय फ्योल। तो फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया है इक्विटी का, जिसमें उन्होंने कहा है हमें अपने एम्प्लॉइज के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उन्हें हमें ट्रीट करना चाहिए। तो उसका ये वायलेशन है। वायलेशन तो है, वी अंडरस्टैंड, बट इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके कारण इस तरह का वायलेशन हम फॉलो कर सकते हैं या हम यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें चाहिए आउटपुट, ठीक है। आउटपुट कैसी, ऑप्टिमम आउटपुट चाहिए हमें, बेस्ट पॉसिबल जो आउटपुट मिल सकती है। तो उसके लिए इस तरह की टेक्निक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह अप्लाई करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में इसे अप्लाई किया जाता है। तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमारे पास लास्ट टेक्निक बची है, उसे हम लिखेंगे, समझेंगे एक बार आपके साथ। हाँ जी, तो आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टेक्निक गिवन बाय टेलर एंड दिस इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन जो टेक्निक है ये बात करती है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज के बीच में, उसे खत्म होना चाहिए, ठीक है। जो एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे की तरफ उन दोनों का जो ओपिनियन है, नजरिया है देखने का, या एक दूसरे को जिस तरीके से वो देखते हैं उसमें चेंज आना चाहिए, मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। जो हमारी सोच है एक दूसरे के लिए उसमें चेंजेस आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो करंट सिनेरियो है मैनेजमेंट का और एम्प्लॉइज का एक दूसरे के लिए, वो उन्हें एक साथ मिलकर काम करने से रोकता है, ठीक है। अब वो मिलकर काम करने से अगर रोक रहा है देन वी हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज इफ दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर दे विल नॉट बी एबल टू अचीव व्हाट फॉर विच दे हैव ज्वाइंड, ठीक है, मींस द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अगर अचीव करना है देन दे शुड कम टुगेदर एंड वर्क। नाउ इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल एक एम्प्लॉइज का, वर्कर्स का क्या नजरिया है, व्हाट दे फील अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजमेंट, देन लेट्स कम एंड डिस्कस दिस। देखिए, आमतौर पर इन जनरलिटी द वर्कर्स फील, हमारे जो वर्कर्स हैं वो फील करते हैं, दे थिंक दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट्स देम, दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे डिजर्व, ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है. दिस इज द माइंडसेट और दिस इज द थिंकिंग ऑफ वर्कर टुवर्ड्स द मैनेजमेंट. देन दे आर ओवरबर्डन्ड. Employees or the workers are overburdened, means they are given more work as compared to their capacity. They are overburdened. They have been given the works which they cannot complete in time. So this is the another mindset which the workers have. ठीक है, और they think about the management. Then they are underpaid. This is the another mentality or the basic instinct or understanding of the employee that they are not paid for which they deserve. They are underpaid, they are not paid well. उन्हें sufficiently जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जो उनका कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें सैलरीज नहीं मिलती, रेम्यूनरेशन नहीं मिलती. ठीक है, ये तीनों चीजें जो है, these are the व्यू पॉइंट्स और these are the feelings of the employee towards the मैनेजमेंट. ये तीनों नजरिए हैं इन जनरलिटी. आमतौर पर कहा गया है क्योंकि हो सकता है किसी एम्प्लॉय की ऐसी फीलिंग ना हो, बट इन जनरलिटी, इन जनरल ऐसी ही चीजें आती हैं निकल कर. ठीक है, वेयरएज व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देन मैनेजमेंट आल्सो हैज सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज विद इट्स वर्कर्स. ठीक है, मैनेजमेंट की भी कुछ ऐसे ही व्यू पॉइंट्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट their relation and their feelings about the workers. पहला, employees are good for nothing. Management thinks that employees are not good for anything. ठीक है, मतलब employees जो हैं, उनके जो staff हैं, ठीक है, वो किसी काम के नहीं है. They are not good for anything or good for nothing. Employees are complaining in nature. Management feels that the employees are always of complaining nature. They always complain about the issues whenever they are asked for the performance of their job. जब भी उनसे किसी काम के पूरे होने के बारे में पूछा जाता है, उनके एक्शंस के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है, then they start complaining about different issues, ताकि उनसे एक तरीके से वो अपने आप को बचा सकें. सो दे फील कि उनका नेचर ही कैसा है, कंप्लेनिंग नेचर है. देन एम्प्लॉइज फॉलो गो स्लो पॉलिसी. दिस इज अनदर माइंडसेट और मेंटेलिटी ऑफ मैनेजमेंट, दैट एम्प्लॉइज फॉलो अ पॉलिसी एंड दैट पॉलिसी इज नोन एज गो स्लो, धीरे चलो. ठीक है, दे डू नॉट गो फास्ट विद द थिंग्स. They are not ready to accept to the changes. They are not ready to accept to the changes brought in by outside environment or the inside management. ठीक है, वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं चेंजेस के अकॉर्डिंगली, फास्ट नहीं काम करते हैं. ठीक है, तो मैनेजमेंट को लगता है कि एम्प्लॉइज ऐसी पॉलिसी फॉलो करते हैं, और पॉलिसी का नाम क्या दिया इन्होंने, गो स्लो, धीरे चलने वाली पॉलिसी है, कछुए की तरह चलते हैं. दे आर नॉट फास्ट. देन अनदर माइंडसेट or thinking of management towards the employee is that employees damages the equipment and work carelessly. Management को लगता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारा जो स्टाफ है, वो इक्विपमेंट्स को ध्यान से यूज नहीं करता, उन्हें खराब कर देता है, केयरलेसली काम करता है. ठीक है, ये भी एक माइंडसेट है. देखिए, डैमेजेस इक्विपमेंट्स एंड वर्क्स केयरलेसली. ठीक है, ये भी एक माइंडसेट है मैनेजमेंट का. नाउ टेकिंग दीज टू इनटू कंसिडरेशन, क्या कभी ये दोनों मिलकर एज अ टीम ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई टेलर गिवन अ टेक्निक नोन एज साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट व्हिच सेज दैट दे हैव टू रिवोल्यूशनाइज इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटालिटी. मेंटल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है. ठीक है, उसी चीज को फोकस करते हुए टेलर ने कहा है that there is a need of change. एक चेंज की जरूरत है in the attitude of both the groups toward each other. Both group means the employees and the management. जो उनका एटीट्यूड है, एक दूसरे को देखने का नजरिया है, that needs to be change. उसमें चेंज आना चाहिए. ठीक है, another thing is they should develop positive thinking
and feeling of cooperativeness. They should cooperate with each other so that they can work for the welfare of the organization. They work for the achievement of goals and objectives of the organization. तो ये काफी important हमारा टेक्निक है which talks about the necessity of the situation कि जो माइंडसेट है हमारे एम्प्लॉइज के और मैनेजमेंट के टुवर्ड ईच अदर, उसमें चेंज आना चाहिए. अगर इसी तरीके से रहा, अगर दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ द अदर, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे सस्पेक्ट ईच अदर. वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते हैं. दे हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, दे शुड नॉट सस्पेक्ट. ठीक है, तो जो सस्पिशंस है वो हटना चाहिए और ट्रस्ट की फीलिंग बननी चाहिए इन दोनों कैटेगरीज के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में. तभी वो जाकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे. आई होप ये क्लियर है आपको. ठीक है, तो ये हमारी मेंटल रेवोल्यूशन के साथ जो टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो खत्म हो गई हैं. तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ओके. हाँ जी, तो अब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हम एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. कि जो हमारा टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, टेक्निक्स दी हैं, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस के लिए. तो सबसे पहले समझिए फर्स्ट एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज दैट इट ब्रिंग्स और इंक्रीजेस एफिशिएंसी. साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, बाकी प्रोसेस, बिजनेस के प्रोसेसेस में एफिशिएंसी लेकर आता है. जब एफिशिएंसी आएगी तो क्वालिटी भी इंप्रूव होगी. एंड एफिशिएंसी जो लेकर आता है, ये लेकर आता है थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन. आपको पता है फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक है हमारे पास, वहां से स्पेशलाइजेशन आता है हमारे स्टाफ के अंदर, हमारे वर्कर्स के अंदर. सिंप्लीफिकेशन भी हमारा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट में. तो ये दोनों हेल्प करते हैं किसमें, एफिशिएंसी लेकर आने में हमारे प्रोसेसेस में. ठीक है, इसके बाद अगला जो बेनिफिट है, एडवांटेज है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो है जी रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है हमारी, वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ वेस्टेजेस. हमने वर्क स्टडी की बात की है आपके साथ टेक्निक्स में, वहां पे भी हमने वेस्टेजेस को एलिमिनेट करने की बात की. हमने जो फैटिग्यू स्टडी है उसमें हमने आपको बताया था कि भैया किस तरीके से हमारा जो एम्प्लॉय है जिस समय एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो टायर्डनेस वाली बात हमने कही थी. तो वहां पर भी हमने एफिशिएंसी ही इंप्रूव करने की बात की थी, इफेक्टिवनेस लाने की बात की थी. ठीक है, जिससे क्या होगा, एलिमिनेट होंगे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स. इसके अलावा हमने टाइम स्टडी की बात की आपके साथ, यहीं पे मोशन स्टडी की बात की. तो ये सभी भी क्या करते हैं, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को एलिमिनेट करते हैं. जो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है उस पर बात करते हैं. इसके अलावा डिफरेंशियल पीस वेज मेथड भी है हमारे पास, सिस्टम भी है, उसमें भी हम हमारे रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं. तो जितने भी हमारे साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सभी फोकस करते हैं कि वेस्टेज जो है वो कम से कम हो या फिर ना हो. ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला हमारा एडवांटेज है वो है हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन बने ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें. यहां पर भी मैनेजमेंट हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है. ठीक है, कैसे करता है आपको पता है, हमने एक टेक्निक पढ़ा था लास्ट आपके साथ, मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन में हमने आपको कहा था कि जो थिंकिंग है मैनेजमेंट की और एम्प्लॉइज की एक दूसरे के लिए, उसमें चेंज आना चाहिए. जो एटीट्यूड है हमारा उसमें चेंज आना चाहिए ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, एक साथ मिलकर टीम वर्क में काम कर पाए. देन फोर्थ एडवांटेज और बेनिफिट इज प्रॉपर ट्रेनिंग गिवन टू एम्प्लॉइज इंप्रूव देयर स्किल. देखिए, हम जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टेलर ने इस चीज पर काफी फोकस किया है कि हमारे अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए ताकि उनके एफिशिएंसी लेवल्स इंक्रीज हों.
इंप्रूव हो, और जब इंप्रूव होंगे एफिशिएंसी लेवल्स तो उनकी स्किल्स इंक्रीज होंगी। वो किससे होता है? वो सब होता है उनको ट्रेनिंग्स देने से, उन्हें सिखाने से चीजें। क्योंकि जब एम्प्लॉय हमारे पास बिल्कुल फ्रेश आता है, जब न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, देन ही नीड्स नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, ठीक है, ही नीड्स टू इम्प्रोवाइज इन नंबर ऑफ स्किल्स। तो वो सब हो पाता है प्रॉपर ट्रेनिंग्स के हेल्प से। तो ट्रेनिंग भी एक एडवांटेज है हमारे एम्प्लॉयज के लिए, जिससे वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या करता है? अब हमारे एम्प्लॉयज की जो स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। Then let's come to the next point. Next point is it enables the scientific management helps or enables employees to earn more. हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज। अब कैसे अर्न कर पाएंगे? बिकॉज दे हैव इम्प्रूव्ड अपॉन देयर स्किल्स। अगर वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो उनकी अर्निंग्स बढ़ सकती हैं। हमने एक टेक्निक की बात की थी आपके साथ, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम की बात की थी, ठीक है, जहां पे हमने कहा था अगर एफिशिएंट एम्प्लॉय है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको वेजेस हम अपने स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा देंगे। तो अगर एफिशिएंसी इंप्रूव करता है एम्प्लॉय तो उसकी अर्निंग्स, जो उसकी इनकम है, वो इंक्रीज होगी। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इन जनरल साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये आप कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा भी काफी बेनिफिट्स हैं, ये मेन बेनिफिट्स हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और है, वो है जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं आज के समय साइंटिफिक मैनेजमेंट में, ठीक है, जो न्यू टेक्निक्स हैं। टेलर ने काफी पुराना समय हो गया, इन्होंने जो टेक्निक्स दी थी, इसके अलावा भी आज के समय काफी टेक्निक्स आ गई हैं। वन बाय वन देखिए, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 नाम लिखे हैं मैंने, ABCDNE, ठीक है। पहला है ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च जो है वो हमारे ऑपरेशंस से रिलेट करता है, वहां रिसर्च की जाती है, मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाता है, और वो मैथमेटिकल एनालिसिस हमारा मैनेजमेंट यूज करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिसर्च भी एक टेक्निक है हमारे पास। देन लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है ये फोकस करता है कि आपका जो वेस्टेज है कम से कम हो, आपके वेस्टेज को वो रिड्यूस करने पर फोकस करेगा। तो जब भी लीन अप्लाई किया जाएगा, लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई की जाएगी टेक्निक किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वहां वो फोकस करेंगे कि जो वेस्टेजेस हैं वो कम से कम हो, इसी पर सारा उनका ध्यान होता है, ठीक है। अगर वेस्टेजेस कम होंगे तो हमारे खर्चे कम होंगे, खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर्वाइवल है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, वो बिजनेस के लिए इजी हो जाता है। देन काइजन। काइजन इज अ जापानीज वर्ड, ठीक है, चेंज फॉर बेटर। काइजन जो है जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? चेंज फॉर बेटर, यानी हमें अपने आप को बेटर करना है, इंप्रूव करना है, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, एडप्ट करना पड़ेगा। अब ये चेंजेस, यानी इसे एक दूसरे वर्ड में हम कहें तो इसको आप दूसरा वर्ड दे सकते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी हमारे अंदर, हमारे प्रोसेसेस में, हमारे स्किल्स में, हमारी वर्किंग में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो सकती है, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये भी एक साइंटिफिक टेक्निक है जो काफी फेमस है, यूज होता है लीन की तरह ही, ठीक है। इसके बाद है सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारा टेक्निक है आज के समय जो फॉलो किया जाता है। और सिक्स सिग्मा जो है वो फोकस करता है जो वेरिएशन आता है क्वालिटी में। जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी में, एक प्रोडक्ट सिमिलर कंपनी ने बनाया है, सिमिलर बिजनेस ने बनाया है, उन दोनों में कोई वेरिएशन आ रहा है तो वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, उस पर फोकस करता है सिक्स सिग्मा। सॉरी, तो सिक्स सिग्मा किस पर फोकस कर रहा है? जो वेरिएशंस आ रहे हैं क्वालिटी पर, उस पर फोकस करता है कि वेरिएशंस ना आए। इसके अलावा हमारे पास एक और टेक्निक है लास्ट ई, दैट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का पर्पस और ऑब्जेक्टिव है जी, नाम से ही देखिए समझिए, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम से हमारा मतलब है, देखिए हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके गोडाउन में, हमारे वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो इसे इश्यू कराता है, एज अ रॉ मटेरियल इनपुट्स यूज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में ये है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, हमारे जो इनपुट्स हैं, वो वेयर हाउस में अननेसेसरी पीरियड के लिए वहां रखे रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो फंड्स हैं, हमारा जो पैसा है वो
बुक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, कहां पर, उस रॉ मटेरियल में, जिसके कारण हमारा कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग कहता है कि आप इस तरीके से अपने ऑर्डर्स प्लेस कीजिए रॉ मटेरियल और इनपुट्स के लिए, ताकि आपका अननेसेसरी स्टॉक पाइल अप ना हो वेयर हाउसेज में। आपको जब भी इतना प्रोडक्शन का जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने स्टोर्स में अपने रॉ मटेरियल वगैरह को मंगवाइए, यानी परचेजेस कीजिए। तो जस्ट इन टाइम आपका जो मेन फोकस करता है वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, आपने जब एक गुड्स खरीद लिए, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है उनको। पेमेंट अगर आप थोड़े दिन बाद करें, अगर ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदेंगे तो कम पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, नॉर्मल साइकिल में आ जाएगा वो। जिसके कारण क्या होगा, अगर आप अपना पैसा बचा लेते हैं तो वो पैसा आपको आप और कहीं यूज कर पाएंगे, आपको बाहर से लोन वगैरह लेकर फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग फोकस करता है कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे इस चैप्टर में, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है जी, नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस पर हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ये इस चैप्टर में हम करेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।